Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Meet the Past with Anik Hashmi and Sir Hamza Basi. आप लोग सब आजकल के बांग्लादेश के हालात के बारे में बहुत बखूबी वाकिफ हैं कि किस तरह से शेख हसीना वाजिद की हुकूमत को एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट के थ्रू गिरा दिया गया और वहाँ पे एक केयर टेकर गवर्नमेंट का क़याम हुआ। इन हालात को देखते हुए पाकिस्तान के बहुत सारे लोग इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि क्या दो कौमी नज़रिया जिसके मुताबिक ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान बनाया गया था 1947 में, क्या वो सही था? और क्या वो अभी इसी हवाले से बात करने के लिए मैंने अपने शो में दावत दी है हिस्ट्री के बहुत मशहूर टीचर और कराची में जिनका बड़ा नाम है और वर्ल्ड हिस्ट्री, ओ लेवल हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ाने में अपनी महारत रखते हैं, सर हमजा अब्बासी। बांग्लादेश बनने के अवामिल में और रीज़न ऑफ ग्रीवेंसेस में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हमें नज़र आता है लैंग्वेज इशू, जो कि स्टार्ट हुआ था मोहम्मद अली जिन्ना हिमसेल्फ। लैंग्वेज का क्या लेना देना है ईस्ट सर पाकिस्तान मैं और वेस्ट आपको पाकिस्तान की लड़ाई में? सर मैं आपको बताता हूँ, 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना ढाका तशरीफ लाते हैं और अपनी तकरीर में बंगाली मजमे से खिताब करते हुए फरमाते हैं कि उर्दू शैल बी द ओनली नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। इस मौके के तो भाई ऊपर बानिए पाकिस्तान है, सही है, वो पाकिस्तान बनाया उन्होंने। अगर उन्होंने उर्दू को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया तो इसमें किसको प्रॉब्लम थी? सर प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होती है कि उस मजमे के अंदर अगर आप आर्काइव्स की डिटेल्स के अंदर जाएं तो मुजीबुर रहमान और उसके साथी प्रोटेस्ट करते हैं जिनको अरेस्ट कर लिया जाता है। क्या आप ये नहीं समझते कि 56% पॉपुलेशन वाली आबादी की जो लैंग्वेज है, जो बंगाली लैंग्वेज है, जो कि उर्दू की तरह एक पुरानी कदीम तारीख रखती है, उस लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बना देना चाहिए था, जबकि बाद में ऐसा पाकिस्तान को करना भी पड़ा। देखें, अगर आप बंगला को नेशनल लैंग्वेज बनाने के ऊपर मजिद है तो आप मुझे एक बात बताएं, पेशावर में जाकर आप बंगला बोलेंगे तो किसी को समझ में आनी है? कोयटा में किसी को बंगला समझ में आएगी? या पाकिस्तान के वेस्ट पाकिस्तान के किसी भी बड़े शहर में, बड़े अर्बन सेंटर में जाकर अगर आप बंगला बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगी, उर्दू बोलेंगे तो समझ में आएगी। तो आप इस बात के ऊपर एक इलॉजिकल एहतजाज करेंगे तो रियासत आपको इंतशार फैलाने के लिए जरूरी डेफिनेटली गिरफ्तार करेगी कि आप बानिए पाकिस्तान के सामने इस बात पे हंगामा कर रहे हैं कि उनकी जबान जो एक रीजन को बिलोंग करती है वो पाकिस्तान के उन लोगों की नेशनल लैंग्वेज भी बने जिनको उसके बारे में अलिफ बे भी नहीं पता। चलें आपकी इस बात को हम दुरुस्त मान लेते हैं सर हमजा, लेकिन आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि जब 1952 के अंदर बंगाल के 10,000 से ज़्यादा तलबा ढाका यूनिवर्सिटी के मार्च करते हुए स्टेट लैंग्वेज डे मनाते हैं और ख्वाजा नाज़िमुद्दीन जो उस वक्त के गवर्नर जनरल थे उनके दफ्तर की तरफ आप मार्च करते हैं, तो उनका मुकाबला करने के लिए वेस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय करती है, जिसके अंदर 114 स्टूडेंट्स मारे जाते हैं और हजारों अरेस्ट कर लिए जाते हैं। क्या ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसीजर था? देखिए, बात यह है कि आप पहले ये फैसला कर लें कि आप एक नौज़ायदा मुल्क जिसके अंदर 10,000 प्रॉब्लम्स और हैं, उसमें आप एक ऐसी लैंग्वेज के लिए झगड़ा करने पे और मुल्क में इंतशार फैलाने पे तुले हुए हैं। तो रियासत पाकिस्तान जो है, आपने कहा ना वेस्ट पाकिस्तान की पुलिस पुलिस वेस्ट पाकिस्तान की, पैरामिलिट्री फोर्सेस वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान नहीं होती, वो पाकिस्तान की होती है। तो जब इंतशार फैलाएंगे तो उसके लिए जवाब के लिए तैयार रहे आप। इसका मतलब है कि आप जो है वो पहले दिन से रियासत पाकिस्तान के वजूद के मुखालिफ थे। और अगर आपको याद हो तो शेख मुजीबुर रहमान ने अपने एक इंटरव्यू में बीबीसी से कहा था कि जब उनसे पूछा गया कि कब ख्वाब देखा था, तो उन्होंने क्या कहा, उनको 1947 में बांग्लादेश दिखाई दे रहा था। क्यों? इसका मतलब है कि 1952 में होने वाले झगड़े जो थे वो इसी बात की कड़ी थी कि मुल्क तोड़ना है। सर अपनी गलतियों के ऊपर पर्दा डाल के और दूसरों को अपनी गलतियों का ब्लेम करना तो बहुत आसान है, लेकिन क्या आप मुझे इस बात का जवाब दे सकते हैं कि वो मुस्लिम लीग जिसने पाकिस्तान बनाया 1947 में, 1949 में दो जमातों में क्यों डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है? एक तरफ हम देखते हैं कि बांग्लादेश जो बाद में जाके बांग्लादेश बना, बंगाल की तरफ, ईस्ट पाकिस्तान की तरफ अवामी मुस्लिम लीग के नाम से एक अलहदा पार्टी बन जाती है और वेस्ट पाकिस्तान में वडेरों, जागीरदारों और लैंडलॉर्ड्स की मुस्लिम लीग कायम रहती है। अच्छा, एक मिनट, इस वक्त पाकिस्तान का गवर्नर जनरल कौन था? 1949 में पाकिस्तान का गवर्नर जनरल कौन था? मलिक गुलाम मोहम्मद। नहीं, एक बंगाली था जिसका नाम था
ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। और तो क्या शेख मुजीबुर रहमान और अवामी लीग के जो बड़े थे, जिनको एक नई पार्टी बनाकर पाकिस्तान के इक़्तिदार पे कब्ज़ा करने का ख्वाब दिख रहा था, उन्होंने क्या ख्वाजा नाज़िमुद्दीन से इस मैटर पे बात की? ख्वाजा नाज़िमुद्दीन से उन्होंने अपनी ग्रीवेंसेस का ज़िक्र किया। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को उन्होंने लूप में लिया, वो तो बंगाली थे और ढाका में उनकी रिहाइश थी। तो क्या शेख मुजीबुर रहमान के लिए इतना मुश्किल था कि वो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन से जाके बात करते? हज़रत, मैं यही कह रहा हूँ, नियत में पहले दिन से खोट था। सर, अवामी मुस्लिम लीग के बनने की क्या वजूहात थी आपके ख्याल में? जबकि मुस्लिम लीग एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसने बहुत सक्सेसफुली ईस्ट और वेस्ट के मुसलमानों को मिला के एक अलहदा मुल्क और मुस्लिम रियासत का क़याम किया, और उसके बाद क्या ज़रूरत पड़ी थी कि अवामी लीग जो है वो बाद में सामने आती है मुस्लिम लीग से अलहदा होके? क्या आपको ये नहीं लगता कि ये उन ज़्यादतियों का नतीजा है जो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के साथ की जा रही थी वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से? 1949 में कौन सी ऐसी ज्यादती हो गई जिसकी वजह से शेख मुजीबुर रहमान और उनके साथियों को एक नई सियासी तंजीम बनाने का ख्याल आया? आप मुझे बताइए, सिवाय इसके कि उनकी लैंग्वेज को, जो पूरे पाकिस्तान में ना समझी जाती है ना बोली जाती है, उसको नेशनल लैंग्वेज ना बनाने का गम इतना था कि उन्होंने कहा कि हम एक अलग वतन, एक अलग तंजीम बनाएंगे, एक अलग सियासी पार्टी बनाएंगे। बिल्कुल बनाए, लेकिन उस सियासी पार्टी के मुहर्रिकात जो है ना, उसकी रीजनिंग एंटी पाकिस्तान नहीं होनी चाहिए। सर, एंटी पाकिस्तान तो वो भी नहीं थे, लेकिन क्या आपको ये लगता है कि मौलवी फजलुल हक और हुसैन शहीद सोहरवर्दी जैसे मुस्लिम लीग के मेंबरान शेख मुजीबुर रहमान के साथ मिलके मुस्लिम लीग के 2 टुकड़े करते हैं, सिर्फ़ इस बिना पे कि उनको सिर्फ़ लैंग्वेज का ग्रीवेंस था? नहीं सर। मेरी नज़र में ग्रीवेंसेस उस वक़्त तक बढ़ चुके थे, जिसकी वजह पॉलिटिकल भी थी और इकोनॉमिक भी। बंगाल की अवाम भूखी मर रही थी और सारी डेवलपमेंट इस वक्त वेस्ट पाकिस्तान में की जा रही थी। जो फॉरेन एड आ रही थी उसका सिर्फ 35% हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान में लगाया जाता था, जहां की पॉपुलेशन 56% थी। क्या आपके ख्याल में ये वो ज्यादतियां नहीं थी जिसकी वजह से अवामी मुस्लिम लीग बनी? चलें, अगर इसको देख लें, तो जो 2 मेजर बंगाली रहनुमा जो बेसिकली पाकिस्तान बनाने में भी शामिल थे और ईस्ट पाकिस्तान की मेजर रिप्रेजेंटेशन थे, उनमें से एक जो है वो पाकिस्तान का गवर्नर जनरल था, यानी कि पाकिस्तान का हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द गवर्नमेंट वज़ीर आज़म होता है, जो लियाकत अली खान साहब थे, और हेड ऑफ द स्टेट जो है वो गवर्नर जनरल था। तो क्या गवर्नर जनरल को भी, एक बंगाली गवर्नर जनरल को भी आप इस बात का कसूरवार ठहराने के लिए ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान के साथ होने वाली ज्यादतियों के ऊपर ना आवाज उठाई, ना उसको रोकने की कोशिश की? आपका अपने घर का बंदा जो है वो वजीर आजम पाकिस्तान से ऊपर हेड ऑफ द स्टेट है, और उसके जरिए आप अपना मसला हल नहीं करा पा रहे, और आप सड़कों पे आकर बच्चों को उकसाकर उनको रियासत पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पे हंगामा आराई कराकर उनको मुश्किल में डाल रहे हैं, जस्ट फॉर योर पॉलिटिकल वेंडेटा, जस्ट फॉर द लस्ट ऑफ बिकमिंग अ पावरफुल पर्सन। सर, उस गवर्नर जनरल की हकीकत तो आपको तब पता लग जाती है जब मलिक गुलाम मोहम्मद उनको प्राइम मिनिस्टर बना के खुद हेड ऑफ द स्टेट बन जाते हैं, माजरत के साथ। दूसरी बात यह है कि सर, जब हुसैन शहीद सोहरवर्दी जैसा प्राइम मिनिस्टर, जो कि अगेन आपकी नज़र में बंगाल का एक प्राइम मिनिस्टर था, उसको क्यों हटा दिया जाता है? देखिए, जिस वक्त आप हुसैन शहीद सरवर्दी को हटाने की बात कर रहे हैं, उस वक्त तक पाकिस्तान का पूरा निजाम जो है ना, नॉन इलेक्टेड लोगों के हाथों में जा चुका था। और अगर हुसैन शहीद सरवर्दी ने एज अ पॉलिटिकल एंटिटी, एज अ सीनियर वेटरन पॉलिटिशियन फ्रॉम द पाकिस्तान गवर्नमेंट, उन्होंने इस ट्रांजिशन को रोकने की कोशिश नहीं की, तो सवाल तो हुसैन शहीद सरवर्दी से भी होगा कि उनके पास 56% आबादी का सपोर्ट होने के बावजूद उन्होंने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में रोल क्यों नहीं प्ले किया? पाकिस्तान की बागडोर जो है वो नॉन इलेक्टेड लोगों के हाथों में कैसे जाने दी? सवाल तो ईस्ट पाकिस्तान से भी होगा। सर, ईस्ट पाकिस्तान से सवाल आपका तब जायज़ बनता है जब ईस्ट पाकिस्तान के हाथ में वाक़ई हकीकी इख्तियारात हों। आपके ख़्याल में हुसैन शहीद सोहरवर्दी या गवर्नर जनरल फ्रॉम बंगाल के पास एक्चुअल पावर्स थी, या सारी पावर्स वेस्ट पाकिस्तान में लाया नहीं करती थी? क्या शुरू से पाकिस्तान को वेस्ट से नहीं चलाया जा रहा था? देखिए, आप अगर ये दावा कर रहे हैं कि शुरू से पाकिस्तान को वेस्ट से चलाया जा रहा था, तो इसके लिए, तो फिर मैं दोबारा यही बात करूँगा कि जो ईस्ट पाकिस्तान की मज़बूत
पॉलिटिकल एलीट थी जो बाद में एक अलग तंजीम बनाकर मुल्क तोड़कर एक नया मुल्क बनाने की सलाहियत रखती है। वो जो मुल्क उन्होंने खुद बनाया था, जो उनका अपना बेबी था, उसको संभालने की उनके अंदर सलाहियत क्यों नहीं थी? मसला सलाहियत का नहीं था, मसला उस विल का था जो उनकी पाकिस्तान की तरफ थी ही नहीं। सर, आपके नज़र में बंगाली कौम और बांग्लादेश के मौजूदा बांग्लादेश के लोग जो हैं, वो शुरू से पाकिस्तान से अलहदगी इख्तियार करना चाहते थे। मेरी नज़र में ऐसा नहीं था सर, ये सिर्फ़ ज़्यादतियों का ये एक रिएक्शनरी मेजर था, ये एक रिएक्शनरी ऑर्गनाइज़ेशन थी, जो अवामी मुस्लिम लीग के बाद में मुक्ति बहिनी और शेख मुजीबुर रहमान के शक्ल में सामने आई। शेख मुजीबुर रहमान के हवाले से अगर हम यहाँ पे बात करते चलें, तो क्या आपके ख़्याल में शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में एक कलीदी किरदार अदा किया, जिन्होंने फ़ातिमा अली जिन्ना के इलेक्शंस की कैंपेन में मार खाई और जेल बर्दाश्त करी, क्या वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं थे? अब क्या लगता है? 1947 का शेख मुजीबुर रहमान 1965 में भी वही रहेगा, 1966 में भी वही रहेगा और 1971 में भी वही रहेगा। देखें, हर पर्सनैलिटी में और हर पॉलिटिकल लीडर में बड़ी ट्रांज़िशंस होती हैं, बड़ी उसमें तब्दीलियाँ आती हैं। तो शेख मुजीबुर रहमान की जो हुब्बुल वतनी का आप राग अलाप रहे हैं ना, वो 1964 और 65 जनवरी 1965 में इलेक्शन हुए ना, 1 जनवरी 1965 को। सारी कैंपेन 1964 के एंड में थी और वही शेख मुजीबुर रहमान थे जो पाकिस्तान के खिलाफ, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ मदद लेने के लिए 1 साल के अंदर जो है वो अपनी इंडिया के पास अगरतला में जाके इंदिरा गांधी के सामने बैठ गए कि इस पाकिस्तान के साथ ज्यादती हो रही है, आप हमारी मदद करें। तो जहाँ तक शेख मुजीबुर रहमान की हुब्बुल वतनी का ताल्लुक है, तो शेख मुजीबुर रहमान की हुब्बुल वतनी अगर 1947 में अपनी जगह थी, तो 1949 और 1952 में उन्होंने इस बात के सबूत देना शुरू कर दिए थे कि वो रियासत पाकिस्तान से खुश नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगर मोहतरमा फातिमा जिन्ना की इलेक्शन कैंपेन को अगर आप पॉइंट ऑफ रेफरेंस बना रहे हैं, तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना शेख मुजीबुर रहमान की सीढ़ी भी तो बन सकती थी अयूब खान का तख्ता उलटने के लिए। और आपको क्या लगता है 72 साल की मोहतरमा फातिमा जिन्ना क्या वो पॉलिटिकल प्रेशर्स जो है वो सस्टेन कर पाती, या उसका फायदा जो है वो सिर्फ शेख मुजीबुर रहमान को होता? सर, ये बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू आपने पेश किया, लेकिन मेरी नज़र के अंदर अगर अगरतला कॉन्स्पिरेसी को हम एक साजिश समझ भी लें, तो 1000 लोग जिनको इंटेरोगेट किया गया और उनको अरेस्ट किया गया शेख मुजीब के साथ, उनको 2 साल बाद जेल से रिहा भी अयूब खान ने खुद किया और केस डिसॉल्व भी उसने खुद किया। अगर तो ये इतनी बड़ी मुल्क तोड़ने की साजिश थी आपकी नज़र में, तो इस बात की ज़रूरत क्यों पड़ी? अयूब खान का इख्तिदार जो है वो बज़ाते खुद एक बहुत ही बारीक सी डोरी से लटका हुआ था। 1965 की वॉर के बाद जब आपने ताशकंद एग्रीमेंट साइन किया है, तो वो ना पाकिस्तान में पसंद किया गया, ना इंडिया में पसंद किया गया। लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो अपने घर वालों से बुरा भला सुनने के बाद वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सके और ताशकंद में ही उनकी डेथ हो गई, जिसको आप देहांत कह लें, इंतकाल कह लें, वटेवर। लेकिन शायद अयूब खान की चमड़ी ज़रा ज़्यादा मोटी थी, वो ज़िंदा रह गए। लेकिन आपका क्या ख़्याल है, शेख मुजीबुर रहमान की सगाडाला कॉन्स्पिरेसी का जो एरा है, वो अयूब खान की पूरी डिक्टेटरशिप का बदतरीन दौर नहीं है? अयूब खान अपनी रियासत, अपनी हुकूमत को बचाने के लिए किसी भी हद तक चले गए। देखें अनीक, 2 रॉन्ग्स डू नॉट मेक 1 राइट। ये मुमकिन ही नहीं है कि 2 गलत चीज़ें मिलकर एक सही चीज़ें हो जाएँ। सिर्फ़ मैथ्स में होता है माइनस माइनस पॉज़िटिव, ज़िंदगी में नहीं होता है। सर, निहायत एहतराम के साथ यहाँ पे मैं आपसे दोबारा से कॉन्ट्रडिक्ट करूँगा इस बात के ऊपर कि अयूब खान के 10 साल, जिसको उसने डेकेड ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट कहा, वो बंगालियों के लिए बदतरीन 10 साल थे और शेख मुजीबुर रहमान का हिंदुस्तान की हुकूमत से जाके मिलना अगरतला में, उसका एक रिएक्शनरी मेजर भी तो हो सकता है। देखें, शेख मुजीबुर रहमान जब 1966 में या 1965 में जब वो बंगाल के साथ होने वाली ज़्यादतियों की बात कर रहे हैं, तो बेसिक डेमोक्रेसी के इलेक्शन में अयूब खान ने पाकिस्तान की टोटल आबादी को 80,000 बेसिक डेमोक्रेट्स में तक़सीम किया था, जिसकी मेजॉरिटी बहरसूरत अगर यूनिट के ऊपर बात की जाए तो 1500 का एक यूनिट था। तो न्यूमेरिक मेजॉरिटी तो ईस्ट पाकिस्तान की ही थी। न्यूमेरिक मेजॉरिटी तो ईस्ट पाकिस्तान की थी। तो उस वक़्त जब आप असेंबलियों में मौजूद थे, जब आप शेख मुजीबुर रहमान की ज़ेर-ए-क़यादत अयूब खान को चैलेंज कर सकते थे, उस वक़्त क्यों नहीं किया? बिलीव करते हैं कि जो उस वक़्त की पाकिस्तान हुकूमत की का जो इल्ज़ाम था कि शेख मुजीबुर रहमान और फ़ातिमा अली जिन्ना एक रॉ एजेंट हैं। हालाँकि रॉ की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हमें 1967 में मिलती है। तो
क्या आपके ख्याल में शेख मुजीबुर रहमान और फातिमा अली जिन्ना भी रॉ देखिए, एजेंट? 65 का शेख मुजीबुर रहमान रॉ का एजेंट है, ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 1970 का शेख मुजीबुर रहमान रॉ का एजेंट हो सकता है। ईमान खरीदने वाला होना चाहिए, कीमत लगाने वाला होना चाहिए, और वक्त ने साबित किया कि शेख मुजीबुर रहमान को के ईमान को खरीदा गया, और उसके बाद 1975 में उसी शेख मुजीबुर रहमान को ढाका में उनके घर में जो है वो काय बकरी की तरह सभा कर दिया गया। तो वंस यू आर अ टिश्यू पेपर, यू हैव टू एंड अप इन द डस्टबिन, एंड दैट्स व्हाट सर, हैपेंड। मेरी नज़र में आप अपनी हुब्बुल वतनी और पेट्रियाटिज़्म में आगे बढ़ते हुए सब चीज़ों को बहुत ईज़िली अंडर द कारपेट करने की कोशिश कर रहे हैं। माज़रत के साथ, इंतहाई अदब से मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहूँगा सर, एक और रीज़न है यहाँ पे प्राइमरी। 1970 का इलेक्शन पोस्टपोन होता है ड्यू टू साइक्लोन पोला, जिसके अंदर 1.5 मिलियन बंगाली, 15 लाख बंगाली डूब के मर जाते हैं और तकरीबन 1 करोड़ हिजरत करने पे मजबूर हो जाते हैं। उनको पाकिस्तान में जगह नहीं मिल सकती थी, ज़ाहिर-सी बात है, तो वो वेस्ट बंगाल शिफ्ट होते हैं, जिससे बाद में मुक्ति बहिनी का क़याम अमल में आता है। तो ये सारे इवेंट्स जो के ऊपर अगर आप गौर करें तो ये आपको रिएक्शनरी मेजर नहीं लगते? क्या ये आपको ज़ुल्म और ज़्यादती जो वेस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट ईस्ट पाकिस्तान के साथ कर रही थी, क्या ये उसका रिएक्शन नहीं नज़र आते? अच्छा, मैं इसके बारे में अगर आप मुझसे सुनना चाहते हैं, तो देखें, साइक्लोन बोला है कुदरती आफत थी, सही है। आप इसको ईस्ट पाकिस्तान के खिलाफ वेस्ट पाकिस्तान की साजिश नहीं करार दे सकते। मैं आपका चलिए ये पॉइंट मान भी लूँ कि वेस्ट पाकिस्तान ने पाकिस्तान की ईस्ट पाकिस्तान की उस तरह मदद नहीं की जिस तरह रियासत को करनी चाहिए, क्योंकि आप अक्सर सुनते हैं ना, रियासत माँ की तरह होती है। लेकिन मसला ये है कि जब माँ से बच्चा जो है वो 1000 मील दूर हो और बीच में इंडिया जैसी एनिमी और एलियन टेरिटरी हाइल हो, जो ना पाकिस्तान की वेस्ट पाकिस्तान के हवाई जहाज़ों को फ्लाई ज़ोन देने को तैयार हो, ना पाकिस्तान के पानी के जहाज़ों को। आपको पता है 17 दिन लगते हैं ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की कोस्ट टू कोस्ट कनेक्ट करने में। कराची से आप निकले और चाटगांव, जिसे चाटग्राम कहते हैं या चाटागॉन कहते हैं, या ढाका, 17 डेज़। आपको क्या लगता है कि क्या ये इंडिया के पास अपॉर्च्युनिटी नहीं थी ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को हेल्प करने की? और ये माइग्रेशन जो थी, ये माइग्रेशन ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग, आप कह रहे हैं ना 1 करोड़ लोग जो है वो इंडिया गए, इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की थी सरकार। इंडिया ने एक ऐसी तंजीम बनाने के लिए जो दो कौमी नज़रिए को खलीज बंगाल में दफन करने की या डुबोने की बात करे, जो खलीज बंगाल में ईस्ट पाकिस्तान की और पाकिस्तान की मूवमेंट की पूरी आइडियोलॉजी को तबाह करने की बात करे, उसकी इन्वेस्टमेंट थी। सर, यहाँ पे मैं अगेन आपसे दोबारा से कॉन्ट्रडिक्ट करूँगा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जब वेस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट डिले करेगी, जो कि आपकी बात ठीक है कि चलें 17 दिन लगते थे या जो भी, क्या वहाँ पे पहले से वो रिसोर्सेज़ अवेलेबल, आपने शुरू से ईस्ट पाकिस्तान को इतना डिप्राइव रखा कि किसी भी नेचुरल कैलामिटी में वो बे ऑफ बंगाल पे एग्ज़िस्ट करता है, जहाँ पे इस तरह के साइक्लोन्स आते रहते हैं। वो नेचुरल कैलामिटी के अंदर अपने आप को सेल्फ सर्वाइव नहीं कर सकता था। आपके ख़्याल में क्या इस सूरत में उनके पास कोई और रास्ता बचता था इंडिया की हेल्प लेने के अलावा? अनिल भाई, मुझे हम भाई हैं ना, हमारा झगड़ा होगा तो हम मोहल्ले के गुंडे से मदद लेंगे, या हम अपने किसी बड़े से राब्ता करेंगे, या हम आपस में बैठ के मैटर्स को सॉल्व करेंगे? आप मुझे बताइए। इंडिया, आप, मुझे हैरत है कि ईस्ट बंगाल के लोग जो बाद में ईस्ट पाकिस्तान बना और फिर बांग्लादेश बना, क्या वो 1905 में होने वाली हिंदू लैंडलॉर्ड्स की उन ज्यादतियों को भूल गए कि जिसकी बिना पर उन्होंने बंगाल पार्टीशन के ऊपर अपना सूबा बनने पे खुशियां मनाई थी, और बाद में 1911 में वो इंजमाम होने पे, वो सूबा खत्म होने पे रिवर्स गम होना। मनाया था? उसके बाद भी आपको इंडिया की हेल्प लेनी थी। आपको क्या लग रहा था कि इंडिया आपकी हेल्प करेगा? इंडिया वाज ओनली प्रिटेंडिंग टू हेल्प यू, क्योंकि अगर इंडिया को हेल्प करनी होती ना, तो वो उन उन 1 करोड़ मुसलमानों को या 1 करोड़ ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को जो परेशान थे साइक्लोन बोला के बाद, उनको उनकी टेरिटरी पे, उनको अपने घर में मदद प्रोवाइड करता। अपने पास बुला के ट्रेनिंग नहीं देता, अपने पास बुला के मुक्ति बाहिनी की बुनियाद नहीं रखता। सर, अगेन with due respect, Mukti Bahini was again a reactionary armed struggle against the brutality of West Pakistan. Reason being कि मुक्ति बहिनी के ऊपर अगर आप गौर करें तो उसमें बहुत सारे
हिंदू और बहुत सारे मुस्लिम बंगाली फ्रीडम फाइटर्स मौजूद थे कि ठीक है जिनको इंडिया और इसराइल की हेल्प मिलती है, लेकिन क्या ये पिछले 20-25 साल से होने वाले जुल्म को निगेट कर देता है, मुक्ति बहिनी का क़याम? पहली बात। दूसरी बात ये कि मुक्ति बहिनी की एस्टैब्लिशमेंट में क्या वेस्ट पाकिस्तान की ग्रीवेंसेस का रोल नहीं था आपके ख़्याल में? चलें, मैं मान लेता हूँ ग्रीवेंसेस का रोल है, लेकिन ग्रीवेंसेस का मतलब अगर आपके ख़्याल में ये है कि आप जो है वो जिससे भी ज़ाती तौर पे अपने सियासी अज़ाइम या अपने सियासी अफ़कार से या अपनी पॉलिटिकल थॉट से आप डिसएग्री करें, उसके ऊपर आप एक गाली-नो पर ठप्पा लगा दें कि वो रज़ाकार है और उसका घर जला दें, उसके घरवालों को कत्ल करें, उनकी औरतों की इज़्ज़तें गैर महफ़ूज़ कर दें, सर माज़रत इसकी जस्टिफ़िकेशन दे दें। और आपको एक बात ज़हन में रखनी चाहिए कि ईस्ट पाकिस्तान की आबादी का जो डेमोग्राफिक मॉडल है वो वेस्ट पाकिस्तान की आबादी से बहुत मुख्तलिफ है। आपको क्या लगता है कि अगर ईस्ट पाकिस्तान में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है तो वो 98:2% वाला सिचुएशन नहीं है जो वेस्ट पाकिस्तान में। वहाँ 70% मुसलमान है, 30% हिंदू है। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं कि बंगाली नेशनलिज्म और बंगाली हिंदू नेशनलिज्म इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल टूल टू गवर्न देयर बिलीव्स। तो उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि मुक्ति बाहिनी जो है वो पाकिस्तान से मुखलिस होगी, मुक्ति बाहिनी जो है वो इवन ईस्ट पाकिस्तान के मुसलमानों से मुखलिस होगी, तो ये आपकी खाम ख्याली है। सर मेरे ख़्याल में बंगाली रेवोल्यूशन बंगालियों के अंदर जो एक रेवोल्यूशनरी थॉट्स हैं, ये शुरू से मौजूद हैं। वो कभी भी अपने ऊपर जुल्म को बर्दाश्त नहीं करते। इसका सबूत हमें 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल के वक्त भी मिलता है और 1911 में भी मिलता है। फिर क़याम पाकिस्तान भी इसी का एक नतीजा था कि बंगाल के मुसलमान हों या हिंदू हों, वो उन कौमों में से हैं जिन्होंने ब्रिटिश को भी टफ टाइम दिया और उन्होंने अपने खिलाफ होने वाले जुल्म के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाई। तो यहाँ पे और भी और जुल्म वेस्ट के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मजीद जुल्म किए। यानी एक मिनट, अगर आपको याद हो तो 16 अगस्त 1946 को क्या हुआ? अगर आपको याद हो, 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग की कॉल पर डे ऑफ डिलीवरेंस के तौर पे मनाया गया। पूरे इंडिया में कोई मुतशद्दिद वाक़यात नहीं हुए सिवाय बंगाल के, कैलकत्ता। कलकत्ता। 4000 अफराद, द ग्रेट कलकत्ता किलिंग। क्यों? क्योंकि बंगाल का हिंदू इस बात पे नाराज़ था कि एक तंज़ीम है, एक तहरीक है जो इंडिया के टुकड़े करने जा रही है। और अब सरकार, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि हिंदू मेंटालिटी क्या है, यानी कि राइट विंग हिंदू मेंटालिटी। ऑब्वियसली हिंदू जो है वो मॉडरेट भी है, जैसे मुसलमान मॉडरेट है और मुसलमान राइट विंग है, इसी तरह हिंदू भी मॉडरेट और राइट विंग है। तो राइट विंग जो हिंदू जनसंघ, आर्य समाज, इन सब की आइडियोलॉजी क्या है? जो भारत माँ के टुकड़े करेगा हम उसके टुकड़े कर देंगे। सर चलें आपकी बात को फिर से सही तस्लीम करते हुए हम इससे भी आगे चलते हैं और मेरा नहीं ख़्याल कि आप इस बात को नेगेट कर पाएँगे जो हुआ 1971 के इलेक्शंस के अंदर, कि करेक्शन, जब दिसंबर 1970। ऑलराइट, द रिज़ल्ट केम इन 1971। या एग्जैक्टली। हाउएवर द रिज़ल्ट केम इन 1971 जब सरप्राइज़िंगली वो अवामी लीग जिसको आप इतना क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो अवाम की सपोर्ट लेते हुए 160 सीट्स जीत जाती है ईस्ट पाकिस्तान से और गवर्नमेंट फ़ॉर्म करने की पोज़ीशन में आ जाती है। क्या इस वक़्त मुजीबुर रहमान का ये राइट नहीं था कि उसको प्राइम मिनिस्टर बनने दिया जाता और पाकिस्तान को टुकड़े-टुकड़े होने से बचा लिया जाता? अच्छा, शेख मुजीबुर रहमान को सीटें कहाँ से मिली ईस्ट पाकिस्तान से? शेख मुजीबुर रहमान को 162 में से 160 सीटें मिल गई। 2 सीटें उन्होंने इसलिए नहीं मिली कि उन्होंने लड़ा ही नहीं इलेक्शन उसके ऊपर। एक बार उन्होंने भाषानी के लिए विथड्रॉ की थी और एक किसी और शख्सियत के लिए विथड्रॉ की थी कि आप हम इस पे कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान की 138 सीटों में शेख मुजीबुर रहमान की कितनी सीटें थी? सर उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। क्यों नहीं किया था? क्योंकि उनको पता था कि शेख मुजीबुर रहमान जानते थे कि ईस्ट पाकिस्तान में उनकी जो पॉपुलैरिटी, जो लाइक क्लीन स्वीपिंग पॉपुलैरिटी है, जो लैंडस्लाइड विक्ट्री उनको मिलेगी, वेस्ट पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा। तो सरकार को ईस्ट पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनने के ख्वाब नहीं देख रहे थे, वो पूरे पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनने के ख्वाब देख रहे थे। यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो 1969 याया खान। 69 में 1979 में याया खान ने प्रेज़ेंट किया, उसमें शायद एक टेक्निकल फ्लॉ ये था कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी शुड बी फ्रॉम द एंटायर कंट्री, फ्रॉम ऑल द प्रोविंसेस। हुँ। तो शेख मुजीबुर रहमान के पास जब वेस्ट पाकिस्तान में रिप्रेजेंटेशन ही नहीं थी, तो शेख मुजीबुर रहमान वेस्ट पाकिस्तान के अनडिस्प्यूटेड प्राइम मिनिस्टर क्यों बनेंगे?
ईस्ट पाकिस्तान में उनकी सीटें उनकी हकीकत अपनी जगह है, नंबर्स पूरे थे, इसमें मैं बिल्कुल एतराज़ नहीं कर रहा। 53.66% सीट्स ऑफ द नेशनल असेंबली वर विद ईस्ट शेख मुजीबुर रहमान अवामी लीग, बट द प्रॉब्लम इज़ कि जो बाकी की जो है 46.33% सीटों के ऊपर किसी ने शेख मुजीबुर रहमान और अवामी लीग को मुँह ही नहीं लगाया, उनके वज़ीर-ए-आज़म अवामी लीग की के शेख मुजीबुर रहमान क्यों बनेंगे? सर एक जगह पे आप पाकिस्तान को एक रियासत और एक स्टेट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं और एक रियासत कंसिडर करते हैं, फिर उसके बाद आप बंगालियों में और वेस्ट पाकिस्तानीज़ के अंदर, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर डिफरेंशिएट कर रहे हैं यहाँ पे। जब अवाम हम एक मुल्क की एक अवाम कंसिडर करते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो उसको सिर्फ बंगालीज की सपोर्ट मिली या सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान की सपोर्ट मिली, ही वॉन 160 सीट्स, ही वाज सपोज्ड टू बी द प्राइम शेख मिनिस्टर। मुजीबुर रहमान को वोट किसका मिला? बंगाली। आइडियोलॉजी क्या थी? 6 पॉइंट्स। एग्जैक्टली, आप जरा 6 पॉइंट्स उठा के देखें। सेपरेट आर्मी, फिस्कल एंड मॉनेटरी एक पॉलिसी। मिनट, फिस्कल पॉलिसी, अमेरिका की 50 स्टेट्स में डॉलर एक ही है, भले उनके लिकर के लॉज अलग है, भले उनके गन लॉज अलग है, लेकिन उनकी फिस्कल पॉलिसी एक ही है। एक मुल्क में दो फिस्कल पॉलिसीज किस बात की तरफ इशारा है? एक मुल्क में दो फौजें किस बात की तरफ इशारा है? सेपरेट मिलिशिया, पाकिस्तान आर्मी होती है, इंडियन आर्मी होती है, यूएस आर्मी होती है, टेक्सास आर्मी और कैलिफोर्नियन आर्मी नहीं होती। तो शेख मुजीबुर रहमान के अगर 6 पॉइंट देखे जाए तो वो इस बात की तरफ वाज़ेह इशारा है कि वो पाकिस्तान की जो यूनिटी है उसको इंटैक्ट रखने के मूड में नहीं थे। मैं 3 बातें मानने को तैयार हूँ शेख मुजीबुर रहमान के 6 पॉइंट्स में से। वन मैन वन वोट, एग्रीड। हालांकि वन मैन वन वोट बड़ा ट्रिकी मैटर है, लेकिन फिर भी एग्रीड। उसके अलावा अगर आप बात करें सेपरेट मलेशिया या सेपरेट आर्म फोर्सेस की, और दूसरी बात फिस्कल पॉलिसी की, और तीसरी सबसे बड़ी बात कि मुल्क जो है वो बैरूनी ममालिक से ताल्लुकात बनाता है, सूबे नहीं बनाते। सूबों की वजारत दाखिला खारजा नहीं होती, वफाकी वजारत दाखिला होती है। आज तक आपने सुना है कि सूबाई वजीर खारजा सिंध, सूबाई वजीर खारजा पंजाब, सूबाई वजीर खारजा के बी के। तो मुझे एक बात बताएं कि क्या शेख मुजीबुर रहमान को जो वोट मिला था वो पाकिस्तान तोड़ने का वोट था या पाकिस्तान जोड़ने का वोट था? ये सवाल आपसे। सर ये आपके सवाल का मैं बहुत एहतराम से ये जवाब देना आप नहीं करें चाहूंगा। एहतराम, आप किस बात का एहतराम कर रहे हैं? मत करें आप सर आप एहतराम, मेरे बड़े हैं, आप मुझसे इससे कोई बेहतर फर्क नहीं जानते हैं। पड़ता। मेरा ख्याल है आप 1971 में मौजूद भी थे नहीं, मैं और आपने 1971 के वोट भी बाद की डाला था। पैदाइश हूँ। अच्छा। मैं 97, यार आप लोग सर मुझे मेरा जो वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का आदमी साबित करने में तुले हुए हैं। सर मेरा यहाँ पे टेक ये है, इस मुद्दे पे मेरा ये टेक है कि जब आप ईस्ट पाकिस्तानी इसकी रिसोर्सेस को, उनकी जूट की एक्सपोर्ट करके आप वेस्ट पाकिस्तान के अंदर उसको स्पेंड करते हैं, कि जब मुजीबुर रहमान वेस्ट पाकिस्तान विजिट करने जाते हैं तो वो फरमाते हैं कि मुझे इस्लामाबाद की सड़कों से ईस्ट की जूट की स्मेल आती है। इसका मतलब क्या था सर? ऐसी पॉलिसीज एक रिएक्शनरी मेजर थी। आप इस बात को बार-बार अंडर द कारपेट डालने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो भी कुछ हुआ ये जो है वो आउट ऑफ नॉन पैट्रियोटिक सेंटिमेंट्स था, लेकिन ये एक रिएक्शनरी मेजर था कि वो ये चाहते थे कि ईस्ट पाकिस्तान की करेंसी सेपरेट हो जाए ताकि इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सके कि कितना पैसा जो है वो ईस्ट से वेस्ट में ट्रांसफ़र होता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब आप पाकिस्तान आर्मी के अंदर 10% से भी कम बंगाली फोर्सेस को एम्प्लॉय करेंगे और जिसमें से ज़्यादातर जो है वो इन्फेंट्री को आप प्रायोरिटी नहीं देंगे और डॉक्टर्स और इंजीनियर्स जो है वो बंगाल से आप ले रहे हैं, ऑफिसर क्लास के अंदर आपके ख्याल में कितनी परसेंटेज पाकिस्तान आर्मी के अंदर ईस्ट पाकिस्तान से थी? जब आप इस तरह के स्टेप्स लेंगे तो फिर 6 पॉइंट्स नहीं आएंगे तो फिर क्या आएगा सर? अच्छा, यहाँ पर आप जो बात कर रहे हैं ना कि ईस्ट पाकिस्तान को फौज में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली, ईस्ट पाकिस्तान की ऑफिसर क्लास इन्फेंट्री, आर्टिलरी या ऑपरेशनल कमांड में ईस्ट पाकिस्तान के सोल्जर्स या ऑफिसर्स नहीं थे, और उनको सिर्फ जो है वो मेडिकल कोर के लिए या इंजीनियरिंग कोर के लिए या जो है वो नॉन ऑपरेशनल या नॉन कॉम्बटेंट पोजीशंस के लिए उनको हायर किया जा रहा था। तो बात यह है कि क्या ईस्ट पाकिस्तान के 2 वज़ीर आज़म और 1 गवर्नर जनरल ने इसके ऊपर कोई कानून साज़ी करने की कोशिश की? क्या उन्होंने अपने लोगों के मैंडेट को, अपने लोगों की रिप्रेजेंटेशन को बचाने के लिए, जब वो ताकत में थे, जब उनके पास अथॉरिटी थी,
तो उस वक़्त उन्होंने कुछ ऐसे मेजर्स क्यों नहीं लिए? अच्छा, दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप माज़ी में चले जाएँ तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान ब्रिटिश इंडियन आर्मी की एक्सटेंशन है ना पाकिस्तान आर्मी, राइट? रैंक्स भी वही हैं, प्रोटोकॉल्स भी वही हैं। हालाँकि पीएमए काकुल वाज़ एस्टैब्लिश्ड ऑन 14th October 1947 बट द ऑफिसर्स व्हिच वर ट्रेन्ड ऑन द सेम लाइन्स। तो फिजिकली अगर आप देखें तो पाकिस्तान आर्मी में जो आपका नॉर्दर्न पंजाब वाली साइड है और जो आपकी केपी वाली साइड है जो मोर टुवर्ड्स नॉन एग्रीकल्चरल बिलीव्स है वो ज़्यादा फौज में है। तो आपको क्या लगता है कि ईस्ट पाकिस्तान जो प्राइमरीली एग्रीकल्चरल है उसमें से कितने लोग विलिंगली पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करते हैं? तो जब आपकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो विलिंगली फौज में है ही नहीं, तो सिर्फ इसलिए कि आपकी पॉपुलेशन जो है वो पाकिस्तान की 56% है तो आपको फौज में भी वही हिस्सा दिया जाए। आप फौजी बनने को तैयार नहीं है, आप फौज में आने को तैयार नहीं है और आपसे ये कहा जाए, आप आर्काइव उठा के देख लें कि बंगाल से कितने लोग जो है वो पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करने के लिए अप्लाई करते हैं। रॉयल बंगाल राइफल्स जिन्ना ने 1947 में फोर्सफुली बनाई और वहां पर बंगाली लड़कों को जो है वो इंसेंटिव दिए गए वो पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करें। उससे पहले क्यों नहीं आने को तैयार थे? सर ये भी अगेन एक रिएक्शनरी मेजर है। रीजन ये है कि वो 1947 पाकिस्तान में कौन सा आर्मी, रिएक्शनरी मेजर आ सर गया? वो पाकिस्तान आर्मी, देखिए, सर पाकिस्तान माजर 1947 में बन रहा है। सर यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स आपको क्लैरिफाई कर दूं। वो पाकिस्तान आर्मी जो अपनी 80% ऑफ स्पेंडिंग्स वेस्ट पाकिस्तान के डिफेंस के लिए लगाती है, पहली बात। ईस्ट पाकिस्तान के बॉर्डर को एक फेंस लगा के ऐसे छोड़ दिया जाता है जैसे इनका कोई वाली वारिस नहीं है, पहली। दूसरी बात, वो बंगाल के लोग ऐसी पाकिस्तान आर्मी के अंदर क्यों इंडक्शन करना चाहेंगे कि जो ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान आर्मी सिर्फ वेस्ट को डिफेंड करने के लिए बनाई गई है और हमें बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। दूसरी एक और यहाँ पे मैं बात को हाईलाइट करता चलूं कि आपने बहुत आराम से 6 पॉइंट्स के पैराहे के अंदर मेरी इलेक्शंस के सवाल को पीछे छोड़ दिया। 1971 के इलेक्शंस में जब मुजीबुर रहमान जीत चुका था, आपकी गवर्नमेंट ने अंडर याया खान एलएफओ प्रोड्यूस किया जिसकी वजह से उनको ज़्यादा सीट्स मिल गई। अब जब उनको ज़्यादा सीट्स मिल गई अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन और वो इलेक्शन जीत गए, तो इसमें क्या हर्ज था कि उनको एक बार मौका दिया जाता? क्या वो अपने मसाइल को खुद से हल ना कर सकते थे? बिल्कुल मौका मिलना चाहिए था। आप कह रहे हैं कि शेख मुजीबुर रहमान ने जब इलेक्शन स्वीप कर दिए थे 53.33% या 66% सीट्स ले ली थी, बिल्कुल मौका मिलना चाहिए था। लेकिन बात दरअसल ये है कि जिस बुनियाद पे वोट लिया, उसकी नीयत क्या थी? एक मुल्क की 2 करेंसीज़ नहीं होती, एक मुल्क की 2 फिस्कल पॉलिसीज़ नहीं होती, एक मुल्क की 2 वज़ारत दाखिला ख़ारजा नहीं होती है, एक मुल्क की 2 करेंसीज़ नहीं होती है, 2 फ़ौजें नहीं होती हैं। तो शेख मुजीबुर रहमान का वोट पाकिस्तान तोड़ने का वोट था। शेख मुजीबुर रहमान का वोट पाकिस्तान जोड़ने का वोट नहीं था। ये बात मैंने पहले भी कही थी और शेख मुजीबुर रहमान की 6 पॉइंट्स को अगर आप गौर से देखें, तो इसमें कहीं पे भी आपको, मुझे तो कम से कम हुब्बुल वतनी का कोई शायबा नज़र नहीं आता है। ज़्यादती का जवाब ज़्यादती से नहीं दिया जाता और अगर शेख मुजीबुर रहमान और उनकी मुक्ति बाहिनी जो थी, वो बंगाली कॉज़ से इतनी ही मुखलिस होती ना, तो जिसको इन्होंने बांगा बुंधु कहा, बड़ा भाई कहा, उसको जो है वो जानवरों की तरह घर में ज़बाना करते हैं। तो इस बात के ऊपर इस डिस्कशन को आज हम यहाँ पर कंक्लूड करते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान, अवामी लीग और उसके ज़ेर असर बनने वाली मुक्ति बाहिनी वो एलिमेंट था जो पाकिस्तान से मुखलिस नज़र नहीं आया और मज़े की बात ये कि वो पाकिस्तान से टूटने के बाद, एक अलग हुकूमत बनाने के बाद, वो शेख मुजीबुर रहमान से भी मुखलिस नज़र नहीं आया। तो अगर आपको लगता है कि शेख मुजीबुर रहमान और अवामी लीग जो है वो पाकिस्तान की वज़ारत उज़्मा के ऊपर इक़्तिदार हासिल करने के बाद पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद होती, तो आप बांग्लादेश में 1975 में होने वाले वाक़यात को गौर से देखें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि शायद ऐसा नहीं होता। सर हमज़ा, बहुत से चुभते हुए सवालात आपसे इंतहाई मुअद्दबाना गुज़ारिश के साथ कि अगर कोई गुस्ताखी हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा, आप हमारे बड़े हैं। और इन सवालात का मकसद सिर्फ़ ये था कि हमारी आवाम को और हमारी यूथ को स्पेशली उन सवालात के जवाब मिल सकें कि जो उनके ज़हनों में आजकल घूम रहे हैं बांग्लादेश की क्रिएशन से मुताल्लिक़। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपके मेरे शो में आने का, और इंशाल्लाह ये सिलसिला हम कंटिन्यू रखेंगे और इसको इंशाल्लाह हम 2020 तक लेके जाएँगे। बहुत शुक्रिया।